सोच कर देखिए, अगस्त 1947 हिंदुस्तान अपनी किस्मत से एक नई मुलाकात करने वाला था, लेकिन उसी वक्त दिल्ली के एक बंद कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था जो करोड़ों लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा, उस कमरे में एक आदमी जिसके हाथ में सिर्फ एक पेंसिल है और सामने पड़े हैं कुछ नक्शे और आबादी के आंकड़े, बस एक लकीर, और उस एक लकीर से तय होने वाला था पूरे उपमहाद्वीप का करोड़ों लोगों का भविष्य। तो आखिर कौन था ये शख्स? कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई फौजी जनरल नहीं था। सच तो ये है कि उसे भारत के बारे में कुछ पता भी नहीं था। फिर क्यों, आखिर क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई? इनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े वकील। और सबसे बड़ी बात, वो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें क्या पता था कि पंजाब की मिट्टी कैसी है या बंगाल के लोगों का रहन सहन कैसा है, कुछ नहीं। और शायद ब्रिटिश सरकार के लिए यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, एक ऐसा आदमी जो निष्पक्ष इसलिए है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। रैडक्लिफ को शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पेंसिल से खींची हुई वो एक लकीर 2 करोड़, जी हाँ 2 करोड़ लोगों को अपने घर, अपनी जमीन से उजाड़ देगी। ये इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक विस्थापन बनने वाला था। तो सवाल वही है, आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक अनजान आदमी को क्यों दी गई? देखिए, सच तो ये है कि अंग्रेज ना एक जलते हुए जहाज से बस कूदकर भागना चाहते थे। उन्हें जल्दी थी और बस उसी जल्दबाजी में भारत के बंटवारे का फैसला ले लिया गया। और ये काम कितने समय में करना था पता है? सिर्फ कुछ हफ्तों में। सोचिए, 3 जून को माउंटबेटन ऐलान करते हैं, जुलाई में रैडक्लिफ भारत आते हैं और उनके सामने 15 अगस्त की डेडलाइन रख दी जाती है। मतलब उन्हें आकर उन जगहों को देखने तक का वक्त नहीं मिला जिनका वो बंटवारा कर रहे थे। फैसले कितने मुश्किल थे, इसका अंदाजा कलकत्ता और लाहौर के मामले से लगेगा। कलकत्ता में हिंदू बहुमत था तो वो भारत को मिल गया, लेकिन लाहौर में किसी एक समुदाय की साफ साफ बहुमत नहीं थी। पहले तो रैडक्लिफ ने सोचा कि इसे भारत को दे देते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर लाहौर भी चला गया तो नए बनने वाले पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर बचेगा ही नहीं, और बस इसी सोच के साथ लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। तो बॉर्डर लाइन तो खिंच गई थी कागजों पर, लेकिन उसे 15 अगस्त तक एकदम गुप्त रखा गया, छिपाकर। माउंटबेटन को डर था कि अगर सच वक्त से पहले बार आ गया तो दंगे भड़क जाएंगे। उनका डर सही था। जब 17 अगस्त को ये लाइन ऐलान की गई तो वो शुरू हुआ जिसे हम इतिहास का सबसे भयानक अध्याय कहते हैं। और इस हिंसा का, इस नफरत का सबसे काला, सबसे डरावना चेहरा थी वो ट्रेनें जिन्हें लोग घोस्ट ट्रेन्स कहने लगे थे, भूतिया ट्रेनें। ये ट्रेनें सरहद के एक तरफ से चलती थी और दूसरी तरफ पहुंचती भी थीं। बस फर्क इतना था कि उनमें जिंदा लोग नहीं, सिर्फ लाशें होती थीं, खामोश लाशें। लाहौर से अमृतसर आई एक ऐसी ही ट्रेन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारी आज़ादी का तोहफा है। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। ये उस वक्त की नफरत और बेरहमी को दिखाता है। और ये साफ कर देना जरूरी है कि ऐसी ट्रेनें दोनों तरफ से आ रही थीं, इधर से भी और उधर से भी। हालात कितने काबू से बाहर थे, इसका अंदाजा इन नंबरों को देखकर लगाइए। एक तरफ थे 2 करोड़ लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर इधर से उधर जा रहे थे। एक सैलाब था और इस सैलाब को रोकने के लिए, हिंसा को काबू करने के लिए बनाई गई थी पंजाब बाउंड्री फोर्स, जिसने कितने सैनिक थे? सिर्फ 55,000। 2 करोड़ लोगों के सामने 55,000 सैनिक, ये तो समंदर में एक बूंद के बराबर था। तो एक तरफ पंजाब जल रहा था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की सबसे बड़ी चिंता का सबब था कलकत्ता। उन्हें पता था कि अगर कलकत्ता की घनी तंग गलियों में दंगे शुरू हो गए तो दुनिया की कोई फौज उन्हें रोक नहीं पाएगी। उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी। और वो चमत्कार हुआ महात्मा गांधी के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी से एक अजीब सी गुजारिश की। उन्होंने कहा, आप मेरी एक व्यक्ति सीमा बल होंगे, मतलब आप अपनी अहिंसा की ताकत से वो कर दिखाइए जो मेरी सेना नहीं कर सकती। गांधी जी मान गए। वो कलकत्ता गए, अनशन पर बैठे, और उनके इस एक कदम ने नफरत की आग को शांत कर दिया। इतिहास में इसे द मिरेकल ऑफ कैलकटा कहा जाता है। तो ये कहानी का एक पहलू था, बंटवारे की त्रासदी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और कहानी लिखी जा रही थी, एकीकरण का चमत्कार। एक ऐसा चमत्कार जिसके बिना आज का जो भारत हम देखते हैं वो शायद होता ही नहीं। ब्रिटिश भारत सिर्फ वो नहीं था जिस पर अंग्रेजों का सीधा राज था,
उसके अंदर 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, रजवाड़े थे और तकनीकी रूप से ये सब आज़ाद थे और इनके राजा अपने अलग देश का सपना देख रहे थे। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये 565 रियासतें आजाद हो जाती तो भारत का नक्शा कैसा दिखता? एक स्विस चीज की तरह, जिसमें जगह जगह 500 से ज्यादा छेद होते। ऐसा देश एक राष्ट्र के तौर पर कभी टिक ही नहीं पाता, बिखर जाता। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए माउंटबेटन ने एक अनोखा रूपक इस्तेमाल किया। उन्होंने इन रियासतों की तुलना सेब से की और सरदार पटेल से एक वादा किया। उन्होंने कहा, मैं आपको सेबों से भरी एक टोकरी दूंगा, जिसका मतलब था मैं ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मना लूंगा। और इस नामुमकिन लगने वाले काम को अंजाम दिया 3 लोगों की एक टीम ने। इस टीम के वास्तुकार थे सरदार वल्लभभाई पटेल। असली राजनीतिक इच्छाशक्ति उन्हीं की थी। फिर थे वीपी मेनन, एक शानदार वार्ताकार जिन्होंने असल में राजाओं से बात की। और तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने अपने शाही रुतबे का इस्तेमाल करके राजाओं को मनाया। तो ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी की। और उनमें से एक की कहानी तो ऐसी है जिसका असर आज भी, इतने सालों बाद भी, पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति पर पड़ता है। 2 सबसे मुश्किल मामले थे, जूनागढ़ और कश्मीर, और दोनों की समस्या एकदम उल्टी थी। ऐसे समझिए, जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था, लेकिन जनता ज्यादातर हिंदू थी। और कश्मीर में ठीक इसका उल्टा, राजा हिंदू था और जनता ज्यादातर मुस्लिम। जूनागढ़ का मामला तो फिर भी जनमत संग्रह और सैन्य कार्रवाई से सुलझ गया, लेकिन कश्मीर की कहानी बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक आज़ाद कश्मीर चाहते थे, न भारत न पाकिस्तान। लेकिन फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के समर्थन से पठान कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने फौरन भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी और शहर को बचा लिया। इसके बाद जो जंग हुई वो 1949 में युद्ध विराम के साथ रुकी, और उसी युद्ध विराम ने उस लकीर को जन्म दिया जिसे आज हम नियंत्रण रेखा यानी LOC के नाम से जानते हैं। तो 1947 की कहानी सिर्फ बंटवारे के दर्द और खून खराबी की नहीं है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ त्रासदी थी तो दूसरी तरफ एक टूटे हुए देश को जोड़ने का एक चमत्कार भी था। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही थीं। ये बात 1947 की पूरी सच्चाई को एक लाइन में समझा देती है। एक तरफ लाखों लोग बेघर हो रहे थे, मर रहे थे, और ठीक उसी वक्त सरदार पटेल और उनकी टीम एक नए एकजुट भारत की नींव रख रहे थे। एक ऐसा भारत जो 565 टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। और इसीलिए ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। 1947 में जो हुआ, वो त्रासदी और वो चमत्कार, उसकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है। वो खींची हुई लकीरें और जोड़े गए टुकड़े आज भी हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को एक गहरी तरह से आकार दे रहे हैं।